Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट मेथड को ऑब्जर्व करने वाले हैं जो कि हमारी लास्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन होगी। पेज नंबर 142 इस एडिशन में हमें दिया गया है, दैट इज मेथड का नंबर 8 है। ऑल दो आगे जो मेथड है हम डिस्कस कर चुके हैं थियरी बेस्ड में। हम कैलकुलेशन में ऑलमोस्ट ये दो ही मेथड कर रहे हैं। पहली मेथड जो हमने आगे यूज़ की यानी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल, जिसमें दो पार्ट थे, फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन एंड फिटिंग अ सेकेंड डिग्री पैराबोला। अब जो हमें देखना है वो है हमारा मेन पार्ट, दैट इज मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग। ठीक है, तो वो जो मेथड है उसके लिए कुछ पार्ट हमें थियरी का भी देखना है, यहाँ पे कब यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है। सो मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग, ये मेथड हमें ऑब्जर्व करनी है यहाँ पे। सबसे पहले आप आ जाओ बुक के अंदर पेज नंबर 142 में। ठीक है, 12th में आप पढ़ते थे टाइम सीरीज, उसी से कनेक्टेड ये चैप्टर है और सेकेंड ईयर में टाइम सीरीज भी पढ़ने का मौका मिलेगा। वैसे तो टाइम सीरीज चैप्टर पहले होना चाहिए, बाद में बिजनेस फोरकास्टिंग होना चाहिए, बट एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे उन्होंने हमें खाली बिजनेस फोरकास्टिंग FY में दिया है, सेकेंड ईयर में टाइम सीरीज आ रहा है। नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा कनेक्शन 12th के साथ मेंटेन करके मैं आपको ये समझाऊंगा, क्योंकि पहली जो लाइन है वो एग्जैक्टली टाइम सीरीज से कनेक्टेड है। आप ट्रेंड ढूंढते थे, તમે વલણ શોધતા હતા આગળ 12મા ધોરણમાં, लीनियर ट्रेंड, बराबर, सुरेख वलन। तो पहली लाइन वही कहती है और इसमें से एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि इन डिटरमाइनिंग ट्रेंड ऑफ अ टाइम सीरीज बाय मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज में 3 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली, 4 ईयरली, ऐसे 4 पार्ट आते हैं जो सेकेंड ईयर में मैं आपको पढ़ाऊँगा ही। એટલે કે ચલિત સરેરાશની રીત ગુજરાતીમાં કહીએ તો, બરાબર, 3 વર્ષની રીત, 3નો સરવાળો ભાગ્યા 3, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष, टोटल ये 4 पार्ट आते थे पहले। तो उसी से कनेक्टेड ये पार्ट बताया गया है। चलित सरेराशनी રીતમાં દરેક અવલોકનને સમાન મહત્વ આપતા હતા આપણે, એ જ અહીંયા ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, इन डिटरमाइनिंग ट्रेंड ऑफ अ टाइम सीरीज बाय मूविंग एवरेज मेथड वी गिव इक्वल वेटेज टू ऑब्जर्वेशन। यानी अगर 10 साल का डेटा है तो 10 साल पहले के ईयर को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है और एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जो कि ज़्यादातर ज़रूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर है उसका डेटा आपको हेल्प ज़्यादा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग एंड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में मेन डिफरेंस यही है। उस मेथड में आप हर ईयर को इक्वल वेटेज देते थे और इस मेथड में हम एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर को ज़्यादा वेट देंगे, उससे पुराने साल है जो उसको थोड़ा सा और कम, एंड द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर को और कम। यानी इन द जोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी में जेम जेम दूर जाता जाओ एम वैल्यू जो है जूना वर्षनी घटती जाए। जैसे जैसे पुराने ईयर्स की तरफ जाते हो वैसे एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग मेथड में वेटेज जो है वो पुराने ईयर्स के लिए धीरे धीरे कम होता जाएगा इन जोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ जरूरी है, इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, हमारी बुक में भी है, अभी हम देख ही लेंगे, जिसमें एक में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक भी है क्वेश्चन में बुक के अंदर। ठीक है, तो आगे की लाइन कहती है, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, यानी मूविंग एवरेज मेथड का ड्रॉबैक क्या है, तो मैंने समझाया, इक्वल वेटेज इज गिवन टू ऑल ईयर्स, सभी ईयर्स को सेम वेटेज दिया जाता है, वही उसका ड्रॉबैक है और उसे ही इंप्रूव करने के लिए बनाई गई है मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग। ठीक है, उसमें आगे बढ़ते हैं हम। एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग मेथड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेटेज मूविंग एवरेज मेथड। अंडरलाइन करना खास, in this method the weights are assigned to different observations in geometric progression। ठीक है, geometric progressions में उसे असाइन किया जाता है, यानी उसके बाद वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन इज असाइंड हाईएस्ट वेटेज एंड डिक्रीजेज इन द जोमेट्रिक प्रोग्रेशन। સૌથી નજદીકનું લાસ્ટ યરનો ડેટા અને મેક્સિમમ વેટેજ આપીશું, એની ઉપર ઓછું ઓછું એન્ડ ઓછું। ठीक है, जो मैंने पहले समझाया वही पार्ट है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने अभी यहाँ पे बताई। अब वैसे तो हम ऑब्जेक्टिव्स लास्ट में देखते हैं, मगर ये जो 2 थियरी वाले ऑब्जेक्टिव्स है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है पहले में तो बुक के अंदर, तो वो देखना ज़रूरी है। थोड़ा पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, पेज नंबर 165/2 दिया है इस बुक के अंदर। 165 नंबर के पेज पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, उसमें पहला ऑब्जेक्टिव है वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं आगे थियरी में, रिग्रेशन एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग, इज इट ट्रू, तो हम कहेंगे यस। ठीक है,
हमारी जो ऑल ओवर 8 मेथड्स है उसमें एक मेथड रिग्रेशन मेथड भी थी। दूसरा क्वेश्चन है उसे करेक्शन करना है, क्योंकि अभी मैंने जो बताया आपको कि ड्रॉबैक ऑफ मूविंग एवरेज मेथड है वो अभी हमने ऑब्जर्व किया। ईच ऑब्जर्वेशन जो है सभी का वेटेज क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन करना, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को काटना, और वहां पे लिखना है मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर ये गलत है क्योंकि लीस्ट स्क्वायर में कोई ऐसी ड्रॉबैक नहीं है। और अभी जैसे मैंने पढ़ा है आगे मेथड ऑफ लीस्ट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की दूसरी तीसरी लाइन में वहां पे मेंशन किया गया है ड्रॉबैक ऑफ मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, तो वो खास हमें ऑब्जर्व करना है। तो वो जो ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है तो ड्रॉबैक में खास ध्यान रखना है, और अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो आंसर भी दिया हुआ है वैसे यहीं पे, तो वो भी आपको पता चली जाएगा क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हो तो कि क्वेश्चन में गड़बड़ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो क्वेश्चन में भी आंसर में भी क्लियरली मेंशन किया है, और उसमें आंसर में भी पहले इफ लिखा हुआ, इफ की जगह इट करना, इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा। यानी मेंशन किया है जैसे मैंने कि क्वेश्चन में करेक्शन आपको करना है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये दो चीज ऑब्जर्वेशन करना है आपको। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इन मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, अभी जो हमने अंडरलाइन करवाया, मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन इज असाइंड द हाईएस्ट वेटेज एंड इट डिक्रीजेस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आंसर तो दिया हुआ है, कोई चिंता नहीं है। चौथा भी देख लेते हैं, फॉर अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हाउ मेनी नॉर्मल इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। जैसे कि मैं एग्जांपल्स के वक्त भी कह चुका हूं, स्ट्रेट लाइन में दो कांस्टेंट होते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए एंड बी, दो कांस्टेंट, तो दो नॉर्मल इक्वेशंस चाहिए। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन को बदल के पूछा जाए फॉर सेकेंड डिग्री पैराबोला, तो उसमें तीन कांस्टेंट होते हैं a, b एंड c, तो तीन नॉर्मल इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये खास आपको ऑब्जर्व करना है, मेन पॉइंट रहता है हमारा ये। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में, और यहाँ पे आपको याद रखना है, कंसीडर करना है हमें मेथड में। अंदर उन्होंने ये नहीं कहा है t को एज यर को t कंसिडर करेंगे, जो कि लकीली मैंने आगे वाले एग्जांपल्स भी t करके ही करवाए, यानी आपके लिए कॉमन फॉर्मेट है पूरे चैप्टर में। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी यर दिया जाए उसे क्या कहेंगे हम, t। उसके बाद अब y की जगह पर उन्होंने चेंज किया है xt, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ऐसा नाम लिखा नहीं होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आपको जो भी दिया जाए। xt में आप क्या लोगे, आपको प्रॉफिट दिया जाए, आपको कोई भी सेल्स की वैल्यू दी जाए, जो भी दिया जाए दूसरा वेरिएबल वो यहाँ पे लिखेंगे। xt का मीनिंग होता है x विच डिपेंड्स ऑन t, यानी t एंड, अब तक t एंड y लिखते थे, थोड़ा सा फिर यहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशन में चेंज देखा जाएगा, थोड़ा फेरफार से t यानी यहाँ y लगता था नहीं जगह, सो आपसे xt, तो वैसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और जो कॉमन टेबल का फॉर्मेट है वो भी मैं आपको यहीं पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, वैसे एग्जांपल में देखेंगे, आज एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर हमें सबसे पहले तो t की वैल्यू दी जाएगी, t यानी ईयर्स xt। ठीक है, पूरा टेबल मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन अगर देखना चाहो तो एग्जाम्पल में हम जो पहला एकदम छोटा सा एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो है 40 का ई। ठीक है, 40E गुजरात यूनिवर्सिटी 2015, 4 इयर्स वाला डेटा है। ठीक है, अभी मैं करवाने वाला हूँ, मगर अभी पहले मेथड ऑब्जर्व कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आपको जो भी इयर्स दिए जाते हैं उन इयर्स के लिए t एंड xt, जैसे कि उसमें अंदर अगर मैं बताऊं तो आपको दिया गया है ईयर को हम कहेंगे t, एंड उसमें दिया गया है डिमांड इन 1000, उसे हम कहेंगे xt। ठीक है, t xt हो गया। फिर उसके बाद जो बात है, सबसे पहले हमें जो फाइंड करना होगा, मेथड में कुछ फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सबसे पहले तो t एंड xt के ऊपर से हम फाइंड करने वाले हैं स्मूथ वैल्यू एट टाइम t। ठीक है, यानी उसकी फॉर्मूला याद रखनी है, एस टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स टी प्लस 1 माइनस अल्फा एस टी माइनस 1। अब ये अल्फा क्या है, तो अल्फा इज नथिंग बट इट इज स्मूथिंग कांस्टेंट। अल्फा इज स्मूथिंग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमेशा हमें दी जाती है एग्जाम्पल के अंदर, एंड इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी उसकी वैल्यू रहती है हमेशा 0 एंड 1 के बीच में। ठीक है, अल्फा के ऊपर से 1 माइनस अल्फा आप ढूंढ सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यहाँ पे एक वैल्यू के लिए मैं सपोज 1 रख के दिखाता हूँ, S1, तो अल्फा x1 प्लस 1 माइनस अल्फा S0। ठीक है, यानी आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसमें t xt के बाद सबसे पहली जो कॉलम आती है
वो आता है एस टी की, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो हमें जो S1 ढूंढना है उसके लिए S0 होना जरूरी है। तो खास यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, जितने भी ईयर्स आपको दिए जाए, यानी कि अगर मैं कहूँ सम नंबर अगर 40 का ई है, उसमें ईयर 2011 से स्टार्ट किया है, तो उसके ऊपर आपको हमेशा ऐड करना है एक इनिशियल ईयर। उसके पहले आप लिख सकते हो एज 2011 है तो 2010 लिख सकते हो, जिसमें एक्सटी की वैल्यू नॉट अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे आपको एक वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है, देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल डिमांड ऑफ अ प्रोडक्शन इज 150। तो 150 जो है क्वेश्चन में उसे हम कहेंगे S0। एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग वैल्यू, स्मूथिंग कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट ऐसा कह सकते हैं, जो कि दिया गया है 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हियर अल्फा एंड S0 आर ऑलवेज गिवन, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ही अल्फा एंड S0 की वैल्यू हमेशा हमें दी जाती है, ठीक है। अल्फा एंड S0 दोनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर कहे तो जो ईयर्स है उसमें हम इनिशियल ईयर को कहेंगे 0 ईयर कह सकते हैं आप समझने के लिए, सपोज 0 तो सबस्क्रिप्ट 0 रहेगा, देन 1 2 3, मैं खाली 4 तक का यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ। सपोज 4 ईयर्स कोई भी दिए, क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल टेबल में बना रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा 2011 12 13 14, ठीक है। उसमें भी इनिशियल ईयर को 0 समझना है, इसे 1 2 3 एंड 4 उसकी वैल्यूज जो दी जाती है। फिलहाल यहाँ पे हम जनरल पार्ट में है तो वो मैं जनरल में लिखता हूँ, आई शुड राइट इट एज x1 x2 x3 एंड x4, जबकि क्वेश्चन में वो है 155 163 172 एंड 180। हम कर क्या रहे हैं, हमें सबसे पहले ट्रेंड फाइंड करना है। ट्रेंड के लिए हमें स्मूथ वैल्यू की जरूरत है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा पार्ट बदलेगा, अब तक हम टेबल बनाते थे और इक्वेशन में वैल्यू रखते थे, यहाँ पे उल्टा होगा। आपको एक एक कैलकुलेशन, जैसे मैंने S1 की कैलकुलेशन अल्फा x1 1 माइनस अल्फा S0 किया, वो वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा। S0 ऑलवेज दिया जाता है, फिर मुझे S1 मिलेगा, S2 मिलेगा, S3 मिलेगा एंड S4 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी दूसरी फॉर्मूला रहती है, ठीक है। तो स्मूथ वैल्यू है, उसमें S0 एंड अल्फा आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब दूसरी कैलकुलेशन जिसमें आता है हमारा सेकेंड पार्ट, यानी डेल्टा ST। डेल्टा एस तो आपको पता ही होगा, डेल्टा यानी इट इज नथिंग बट इट इज एन ऑपरेटर विच गिव्स द ડિફરન્સ બિટવીન એની ટુ કન્ઝિક્યુટિવ વેલ્યુઝ, એટલે કે કોઈ પણ બે નજીકની કિંમતો વચ્ચેનો તફાવત શોધી આપે એ જે છે એ કારકને કહેવાય डेल्टा। तो इसकी फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगी, डेल्टा एस टी यानी इट शुड बी एस टी माइनस 1। एक वैल्यू रख के मैं समझाऊंगा, तो हमें पहली वैल्यू मिलेगी डेल्टा S1 यानी S1 माइनस S0। तो खास ध्यान रखना है डेल्टा S0 विल बी नॉट अवेलेबल अगेन। पहली जो वैल्यू आपको मिलेगी जो कि मेंशन मैं कर ही चुका हूँ, डेल्टा S1, देन मिलेगा डेल्टा S2, डेल्टा S3 एंड डेल्टा S4, ठीक है। ये नंबर्स ही होंगे, सभी रियल नंबर्स होंगे। तो कैलकुलेशन करते जाना है, और ये जो है कैलकुलेशन हम डायरेक्टली करने वाले हैं, क्योंकि S1 में से S0 माइनस करना है, सामने आपको लिखना होगा डेल्टा S1। अगर मैं मेंशन करूँ आपको एरो वाइज कहे तो आप इस तरह से माइनस करोगे, जो आंसर मिले वो आपको लिखना है सामने। उसी तरह से डेल्टा S2 के लिए S2 माइनस S1 लिखना है उसे सामने, ठीक है। कैलकुलेशन का काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन हमें लिख के दिखानी है, ये S वाली सभी ST की चारों पांचों की पांचों कैलकुलेशन करनी है, फिर उसे आपको टेबल में वापस रखना है। और उसके बाद आती है हमारी दूसरी मेजर कैलकुलेशन, जिसे कहा जाता है ट्रेंड एट टाइम t। और फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, थोड़ा सा टेक्निक है, ST है। ये फॉर्मूला के लिए आपको क्या करना है, आगे वाले को अल्फा मल्टीप्लाई करो, यानी अल्फा XT प्लस 1 माइनस अल्फा, जो आप ढूंढ रहे हो उसका सबस्क्रिप्ट t माइनस 1, यानी ST के आगे अल्फा XT प्लस 1 माइनस अल्फा ST माइनस 1। अब ट्रेंड के लिए भी वैसा ही है, जब जो ट्रेंड की हमारी कॉलम आती है उसमें हम क्या करेंगे, तो उसके अंदर की फॉर्मूला भी सेम वैसी ही है। ट्रेंड के आगे कौन है, डेल्टा ST, तो मैं याद रखूंगा अल्फा इंटू डेल्टा ST प्लस के बाद वापस आना है 1 माइनस अल्फा करना है, एंड t सेम फॉर्मेट t माइनस 1, यानी यहाँ पे जैसे किया था ST के आगे वाली कॉलम को अल्फा मल्टीप्लाई करो प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू जो ढूंढ रहे हो उसका t माइनस 1। ट्रेंड में भी वैसा ही है, t तो उसके लिए अल्फा डेल्टा ST प्लस 1 माइनस अल्फा टी माइनस 1। ये खाली समझने का हम ट्राई करें
तो रटना नहीं पड़ेगा। सो T1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा S1 प्लस 1 माइनस अल्फा T0 एंड ऑलवेज ट्रेंड એટલે વલણ કહેવાય કે पहले ईयर में आप कह नहीं सकते इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। फर्स्ट ईयर में डेटा मिलता है, सेकेंड ईयर में आपको पता चलता है, यानी ऑलवेज कंसीडर करो T0 एज 0। ये याद रखना है, T0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। ये आपको बताया नहीं जाएगा, ये आपको खुद ही याद रखना है। ट्रेंड, इनिशियल ट्रेंड, ट्रेंड का मीनिंग होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। वलन એટલે વધારો अथवा घटाड़ो। पहले ईयर में तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। आप सेकेंड ईयर में जाके कंपेयर कर सकते हो कि वैल्यू बढ़ी या घटी। बीजा वर्षे खबर पड़े વધારો થયો अथवा घटाड़ो थयो, ठीक है। तो कॉलम में आपको टेबल पूरा बता रहा हूँ यहाँ पे सिंपल, और उसका उसी के हिसाब से हमें एग्जाम्पल में काम करना है। टेबल पहले बनेगा, कैलकुलेशन हम करते जाएंगे फॉर्मूला वाइज, और जैसे जैसे आंसर आता जाएगा वैसे वैसे अंदर सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, ठीक है। तो अब जो हमें देखना है हमारी नेक्स्ट और आखिरी कैलकुलेशन, मैंने नंबर दिए हैं वो कैलकुलेशन आपको करनी है। यानी अगर 4 ऑब्जर्वेशन है जैसे कि यहाँ पे है, तो ST की 4 कैलकुलेशन, ट्रेंड की 4, 4 4 8, और फाइनली जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं फोरकास्ट, ठीक है, यानी फोरकास्ट ऑफ XT, दैट इज उसे कहा जाता है XT कैप। तो उसकी स्पेशल फॉर्मूला हमारे पास है, XT कैप इज इक्वल टू जो भी 2 कैलकुलेशन हमने अभी आगे की है ST की, और ST प्लस हम करेंगे 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा TT। आगे की 2 कैलकुलेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन करना है, ये फॉर्मूला हमें दी जाती है, इसका इस्तेमाल आपको करना है। यानी इसके अंदर अगर आप 1 1 1 रखते हो सिंपली, तो अब इसमें कोई 0 नहीं आएगा। इसके अंदर सिंपली अगर मैं कहूँ t इज इक्वल टू 1 के लिए, तो दैट शुड बी x1 कैप इज इक्वल टू S1 प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा T1। यानी बेस्ड ऑन फर्स्ट 2 वैल्यूज, स्मूथ वैल्यूज एंड ट्रेंड वैल्यूज, आपको एस्टीमेट मिलेगा आपकी वैल्यू XT कैप का, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरी फॉर्मूलाज का काम हुआ हमारा। याद रखने में आप इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। टेबल को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ये सभी नंबर्स होंगे, यहाँ पे मैं जनरल में लिख रहा हूँ, बुक में ये टेबल नहीं दिया है, ठीक है। और लास्ट में होगा हमारा XT कैप, एंड एज यूजुअल पहले में x0 का कैप तो होगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास x0 नॉट अवेलेबल, एंड फिर हमें मिलेगी 4 कैलकुलेशन, 4 हो या 5 हो, मैक्सिमम 5 तक का एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। पुराने ज़माने में 6 ऑब्जर्वेशंस वाला पार्ट भी पूछ चुके हैं। 7 मार्क्स के अंदर एक सम कंफर्म पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारी पूरी फॉर्मेटिंग का काम हुआ। T ईयर लेंगे, XT जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाए उसे लेंगे, और हमें ओवरऑल इतनी कैलकुलेशन करनी है, तब जाके हमें मिलेगा हमारा फाइनल टेबल, ठीक है। और जब भी कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर वापस टेबल के अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी रहेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, खास ध्यान रखना है। तो सम नंबर 40 का ही है। सबसे पहले तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, कंसिडर एज ईयर को हम T कहेंगे, एंड XT हम लिखने वाले हैं डिमांड जो उन्होंने दी हुई है इन 1000, ठीक है। तो अब बाकी का पार्ट है उसमें हमें दिया गया है जो 150, उसे हम कहेंगे S0, एंड अल्फा जो है 0.2। अब खास याद रखना है अल्फा से रिलेटेड जो भी हमें चाहिए वैल्यूज वो हम पहले ही ढूंढ लेते हैं। यानी हमें चाहिए होगा 1 माइनस अल्फा, यानी 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, एंड उसके बाद में हमें एक रेशियो भी चाहिए होगा सबसे आखिर में, 1 माइनस अल्फा यानी 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, यानी कि वो क्या होगा 4, ठीक है। तो कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहले कोई भी सम हो, आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी वैल्यूज दी जाए तो आप उसको इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। अल्फा की वैल्यू अगर दी जाती है तो 1 माइनस अल्फा ढूंढ लेना है। रेशियो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा लास्ट में चाहिए, मगर पहले ही वो हम ढूंढ लेंगे। और अब हम शुरू करते हैं हमारा टेबल, ठीक है। सबसे पहले तो आएगा हमारा T, देन आएगा हमारा XT। 4 ही ऑब्जर्वेशन है, मगर याद रखना है कोई भी सम अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस सम के लिए सबसे पहले आपका एक ईयर, इनिशियल ईयर ऐड करना है, वो भूलेंगे नहीं, ठीक है। यानी पहले सबसे पहले ऊपर लिख देने का, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। यहाँ पे आप ईयर मेंशन करना चाहो, बुक वाले ईयर मेंशन करते हैं, मैं सीधा लिख देता हूँ इनिशियल ईयर, जिसमें कुछ वैल्यूज अवेलेबल होती है, बाकी सभी में आएगा डैश, ठीक है। डेल्टा ST आ गया, देन ट्रेंड TT आ गया,
देन एक्स टी कैप आ गया, ठीक है, जिसकी फॉर्मूला भी मेंशन करूंगा। बाकी के सभी डैश रहते हैं। S0 की वैल्यू हमारे पास 150 अवेलेबल है और T0 की वैल्यू ऑलवेज होगी 0। सबसे पहले आपको ये काम कर लेना है, ठीक है, इतना काम हो गया। फिर जो हमारे ईयर्स है यानी 2011, 2012, 2013 एंड 2014, 4 साल का डेटा हमारे पास है। 155, 163, 172 एंड 180, ठीक है, इतनी वैल्यूज हमारे पास है। करना क्या है, खाली आपको फॉर्मूला याद रखनी है अच्छे से, सभी की सभी फॉर्मूलाज उनका इस्तेमाल करना है और कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहली फॉर्मूला हमारी है एस टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स टी प्लस 1 माइनस अल्फा एस टी माइनस 1। एज वी नो दैट हमें 4 ही कैलकुलेशन की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, 4 कैलकुलेशन एग्जैक्ट चाहिए, ज़्यादा नहीं कम नहीं। तो हम पहले से फॉर्मूला लिख के रेडी रखते हैं। S1 इज इक्वल टू अल्फा x1 प्लस 1 माइनस अल्फा S0। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कितनी रोज की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहली कैलकुलेशन में अल्फा यानी वैल्यू हम रेडी कर चुके हैं, कब के 0.2 इंटू x1। अब थोड़ी देर के लिए समझने के लिए अगर आपको पेंसिल से लिखना है तो जो इनिशियल ईयर है हमारा उसे हम 0 कहेंगे, देन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। ये पेंसिल से लिख देने का साइड में। तो ये सभी वैल्यू 0 वाली होगी, ये वैल्यू 1 वाली यानी एक्स टी यानी 1, तो x1 की वैल्यू 155, ठीक है, प्लस 1 माइनस अल्फा यानी 0.8 इंटू S0। सही जगह पे सही वैल्यू रखना है और अच्छे से मार्क्स को ले आना है। विदाउट एनी हेजिटेशन कैलकुलेटर का यूज़ करो और मार्क्स लेके आओ। 155 इंटू 0.2 यानी कि 31 प्लस 150 इंटू 0.8 यानी कि वो होगा 120। तो पहली ही वैल्यू है 151, 151 लो, चांद लो, ओके। तो फर्स्ट वैल्यू हमें क्या मिली 151। अब ऐसी एक नहीं 4 कैलकुलेशन करनी है, तो मैं सेकंड फॉर्मूला भी सीधा लिख देता हूँ। अब मुझे पता चल चुका है कि फॉर्मूला लिखने के बाद 1, 2, 3 रोज चाहिए और एक लाइन बीच में आप छोड़ोगे, यानी 4 रोज का काम रहता है फॉर्मूला लिखने के बाद। तो पहले हमें पूरा फॉर्मूला का फॉर्मेटिंग रेडी कर देने का। एंड फॉर्मूला में यहाँ पे आप देख सकते हो 1 1 0 आया, 2 रखोगे 2 2 तो 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा। उसी तरह से S3 इज इक्वल टू अल्फा x3 प्लस 1 माइनस अल्फा S2 होगा। एंड उसके बाद एक लाइन, उसके बाद दूसरी लाइन, उसके बाद तीसरी लाइन, आंसर आ जाएगा। एक लाइन छोड़नी है, फिर आएगा S4 यानी कि अल्फा x4 प्लस 1 माइनस अल्फा S3। तो ये थोड़ा सा प्लानिंग करके अगर आप काम करोगे तो आपका वर्क एकदम फटाफट भी होगा और जो वर्क है वो अच्छा सा भी दिखेगा, ठीक है। सो मेजर सबसे पहला काम क्या है आपका, तो जो क्वेश्चन है हमारा उस क्वेश्चन में सबसे पहले इनिशियल ईयर डालना भूलना नहीं है, क्योंकि अगर टेबल में आपने इनिशियल ईयर ही ऐड नहीं किया तो फिर आपका टेबल एकदम वेस्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले काम ये करना है, S0 लिखो, T0 0, बाकी के होंगे डैश, ठीक है। अब दूसरी कैलकुलेशन करते हैं। एक सेक्शन की फॉर्मूलाज लिख लो, हमें 4 लाइंस की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, 1 2 3, एक लाइन छोड़नी है चारों तरह से फॉर्मूला लिखने के बाद। तो अल्फा x2, अल्फा यानी अगेन 0.2, x2 यानी दूसरी वैल्यू 163, देन 1 माइनस अल्फा यानी 0.8 और ये है 151। सो कल कैलकुलेट करना है 0.2 इंटू 163, सो वो होगा 32.6। सिंपल यूज ऑफ कैलकुलेटर है। 151 इंटू 0.8 है, सो 120.8 और प्लस करके सीधा करना है 32.6, ठीक है, तो वो मिलेगा 153.4। सो कैलकुलेशन में यहाँ पे थोड़ी सी भी गड़बड़ करोगे तो ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है, आराम से कैलकुलेशन होती है। फॉर्मूला सही देखो, वैल्यू सही रखो, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। S1 की वैल्यू के ऊपर से S2 मिलेगा, S2 की वैल्यू के ऊपर से S3 मिलेगा, जो हम आगे थियरी में पढ़ चुके हैं। मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन इज असाइंड हाईएस्ट वेटेज, यानी यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, S0 के ऊपर से S1, S1 के ऊपर से S2, यानी एस्टिमेट हमेशा ही बेटर मिलता है। सो 0.2 इंटू x3 यानी 172 प्लस 0.8 इंटू S2 जो कि हमारे पास है 153.4, ठीक है, 153.4। सो अल्टीमेटली काम हमारा एकदम नॉर्मली होने वाला है विदाउट एनी टेंशन, मगर कैलकुलेटर का यूज़ प्रॉपर करो एंड एंजॉय करना है, ठीक है। इंटू 0.2 करते हैं तो इट इज़ 34.4 प्लस दूसरा हिस्सा 0.8 इंटू 153.4, सो 122.72
2 से ज़्यादा डिजिट पीछे आए तो उसे राउंड ऑफ करना, अगर कभी आते हैं तो कुछ सम्स में, ठीक है। सो दिस इज 157.12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा S3, ठीक है। दूसरी वैल्यू जो वैल्यूज आती जाए उसे रखते जाना है अंदर टेबल में, 157.12। तो 3 वैल्यू तक का काम हमारा अब तक हो चुका है, ठीक है। बाकी एक और लास्ट वैल्यू है, तो हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट होगा। टुकड़ों में काम करना है परफेक्शन के साथ, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टेंशन। 0.2 x4 की वैल्यू हमारे पास है 180 प्लस 0.8 इंटू S3 जो लेके आए हम 157.12 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 36 ही आ रहा है। सो 36 प्लस दूसरे हिस्से में अगर वैल्यू में डिजिट ज़्यादा आए तो मैंने जैसे कहा आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, फिलहाल इस सब में तो नहीं आएंगे, इंटू 0.8। सो 125.696 है, सो आई विल राइट इट एज 125.70, ठीक है। राउंड ऑफ करना है अगर कभी आपको डिजिट्स ज़्यादा मिलते हैं तो। सो 125.7 प्लस 36 करना है, दैट इज़ 161.7, ठीक है। तो 4 वैल्यूज़ हमारी रेडी हो चुकी है। काम इजी है बट लेंदी होने की वजह से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये मेथड अच्छी नहीं है, बट इसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर प्रॉपर कैलकुलेटर से किया जाए तो मिनिमम है, एरर बहुत ही कम होती है। अब डेल्टा की कैलकुलेशन सभी हम नहीं करेंगे, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हो 151 माइनस 150 यानी 1, इसमें से ऊपर वाले को माइनस करो, उसी तरह से आप आगे जा सकते हो। एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो वैल्यूज़ रख दो ताकि रह ना जाए। एक डेमो की कैलकुलेशन मैं दिखाऊंगा डेल्टा एसटी में, वो उसको हम बॉक्स करके हर एग्जाम्पल में करेंगे, एक सम में नहीं, हर समय एक मिनिमम कैलकुलेशन करनी है। मुझे पता ही है वो इजीली यहाँ पे मुझे मिल रहा है डेल्टा एस टी यानी एस टी माइनस 1, तो पहली वैल्यू मुझे मिलेगी 1। उसके बाद वाली वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, गलती से ऊपर वाली वैल्यू को ही हर एक में से माइनस मत करना। आपको जो आंसर मिल रहा है, जिस वैल्यू के लिए आप लिख रहे हो, मैंने एरो करके बताया था, ये वैल्यू में से ऊपर माइनस के आंसर सामने लिखो। अब 153.4 है, उसमें से मैं 151 माइनस करूंगा, 2.4 मैं लिखूंगा यहाँ। थर्ड वैल्यू यहाँ पे लिखनी है तो उस वैल्यू से उसके ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करो, यानी 157.12 माइनस 153.4 कह सकते हैं, यानी ये मिला हमें 3.72। एंड लास्ट वैल्यू के लिए 161.7 माइनस 157.12 यानी ये मिलेगा हमें 4.58। तो ट्रेंड वाइज भी अगर आपको पता चले तो इंक्रीजिंग ट्रेंड मिलेगा जनरली, डिक्रीजिंग भी मिल सकता है, वधतु वलन यानी वैल्यू बढ़ती जाएगी 0 से, या अगर डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, घटती श्रेणी हो तो माइनस भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। तो अब हमारी दूसरी कैलकुलेशन हम देखने वाले हैं, दैट इज टीटी की। ट्रेंड के लिए फॉर्मूला हमने बताया, आगे वाले के साथ डेल्टा एस टी मल्टीप्लाई करो प्लस 1 माइनस अल्फा टी माइनस 1, ठीक है। सो पहली कैलकुलेशन T1 यानी अल्फा डेल्टा S1 प्लस 1 माइनस अल्फा T0, ठीक है। इसमें भी हमें 4 कैलकुलेशन चाहिए, जैसे मैंने समझाया, पहले 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इसके बाद चौथी लाइन छोड़नी है, फिर आएगा T2। उसके लिए भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा S2 प्लस 1 माइनस अल्फा T1। उसके लिए भी 1 लाइन, 2 लाइन, ये मेरे लिए तो लाइंस है नहीं मगर मैं आपके लिए ये समझा रहा हूँ। T3 की फॉर्मूला आती है, T3 आ गया 4 लाइन, फिर मैं जाऊंगा T4 के लिए, T4 यानी अल्फा डेल्टा S4 प्लस 1 माइनस अल्फा T3। सो ऑलमोस्ट फॉर्मेटिंग वाइज कहे तो पहले पार्ट के जैसा ही काम होने वाला है, खाली डेल्टा आता है, याद रखना है। तो करते हैं पहली कैलकुलेशन। T0 इज ऑलवेज 0, ओनली T0 0 है, खास ध्यान रखना। कुछ लोग T1 T2 सभी की जगह 0 रख देते हैं, वो नहीं करना है। अल्फा यानी 0.2, डेल्टा S1 यानी यहाँ पे है 1, कैसे पता चला, तो 1 यानी पहला ईयर की वैल्यू है, प्लस 0.8 इंटू 0, सो दिस इज 0.2 प्लस 0। वैसे ये स्टेप ना लिखो और सीधा अगर आप लिख देते हो T1 0.2 तो भी चलेगा। और जो भी मेन आंसर है हमारे उसके ऊपर बॉक्स बनाओ खास, ताकि आपको जब लिखना है तब भी गड़बड़ ना हो, ऊपर या नीचे ना चले जाओ। और टैली करना है तो भी एग्जैक्टली टैली हो सकता है कि हाँ वैल्यूज हमने सही लिखी है कि नहीं, चेक जरूर कर लेना है एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद लिख के, ठीक है। दूसरा पार्ट है 0.2 इंटू डेल्टा S2, डेल्टा S2 इज 2.4। कृपया ध्यान दे, T1 अब 0.2 है, 0 नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ जनरली हो जाती है। 2.4 इंटू 0.2 दैट इज 0.48 प्लस 0.8 इंटू 0.2 यानी 0.16
ओके, तो हमारा जो T2 है वो हमारी आंखों के सामने रेडी होगा। थोड़ी जगह मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा T2 जो है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.16 प्लस 0.48, यानी वो मिलेगा 0.64, ठीक है। जो जो वैल्यूज़ मिलती जाए आप 1 बाय 1 भी लिख सकते हो, या मैंने जैसे कहा एक पैटर्न बनाना है कि मैं अगर लिखूंगा तो 1 बाय 1 लिखता जाऊँ, या तो फिर आपको पसंद आए तो पूरा सेक्शन S कंप्लीट हो गया तो उसको लिख दो, T कंप्लीट हो गया तो उसको लिख दो, जैसे आपको सूट करे, मगर लिखना भूलना नहीं है क्योंकि पहले पेज पे टेबल दिखेगा, खाली टेबल होगा तो डाउटफुल हो जाएगा। सो प्रॉपरली हो सके तो लिखते जाओ सेक्शन वाइज या टर्म बाय टर्म, ठीक है। 3.72 प्लस 0.8 इंटू 0.64, जो लास्ट वैल्यू आई है वही हम पीछे लिख रहे हैं। सो 0.2 इंटू 3.72 करते हैं तो वो मिलेगा हमें 0.754, 2 डिजिट को ही लिखना है, मैं 0.74 लिखूंगा, 2 से ज़्यादा डिजिट नहीं लिखने हैं, राउंड ऑफ कर देना है। एंड दिस इज 0.512, यानी मैं उसे लिखूंगा ओनली 51। तो T3 मुझे मिलेगा अब 0.74 प्लस 0.51, तो मिला के वो वैल्यू हमें मिलने वाली है 1.25, ठीक है। तो ये हमें मिला 1.25। जैसे जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मैं एक एक वैल्यू रखता रहता हूँ, फिर भी लास्ट में चेक कर लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई रहेगा नहीं। सो 0.2 इंटू डेल्टा S4 दैट इज 4.58 प्लस 0.8 इंटू T3, थर्ड वैल्यू जो है हमारे पास 1.25। सो 0.2 इंटू 4.58 है, वो होगा 0.916, इसे मैं लिखूंगा 92। एंड 0.8 इंटू 1.25 है, वो मिलेगा एग्जैक्टली 1। तो ये T4 की आखिरी वैल्यू हमें मिली 1.92, ठीक है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो, एक एक करके मैं वैल्यू लिखता जाऊं या चारों के चारों, मगर सेक्शन कंप्लीट करते रहना है। अब आखिरी पार्ट हमारा लास्ट पार्ट XT कैप, जिसकी फॉर्मूला होती है ST प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा TT, और वो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा रेडी है, तो हमारी कॉमन फॉर्मूला XT कैप की रेडी होगी ST प्लस 4TT, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही हिस्सा है, 4 कैलकुलेशन हमें करनी है। तो x1 कैप यानी S1 प्लस 4T1, तो 1 बाय 1 कैलकुलेशन खत्म करेंगे। S1 यानी अब आपको टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास रेडी है, आपको थोड़ा ध्यान रख के काम करना होगा क्योंकि पेज पलट जाएगा आपका। 4 इंटू T1 की वैल्यू हमारे पास है 0.2, सो 151 प्लस 0.8 यानी 151.8, तो ये हुआ हमारा x1 का कैप। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ST प्लस 4TT, फॉर्मूला लिख देने की अगर आपको जगह है, सेट होता है तो, और वैसे कॉलम ज़्यादा नहीं है, हो ही जाएगा सेट। x2 कैप यानी S2 प्लस 4T2, सो S2 की वैल्यू हमारे पास है 153.4 प्लस 4 इंटू T2 यानी 0.64, सो 0.64 इंटू 0.4, हाँ सॉरी 0.64 इंटू 4 यानी 2.56, उसके अंदर हमें ऐड करना है 153.4, तो मिलेगा मुझे x2 का कैप। सो टोटल अब करते हैं हम प्लस 2.56, तो वो मिलेगा 155.96, ठीक है। सो 155.96। लास्ट 2 कैलकुलेशन अब हमें करनी है, खाली आखिरी 2 कैलकुलेशन ही अब बाकी है, जिसमें थर्ड यानी कि x3 कैप अब ढूंढेंगे एंड लास्ट में x4 कैप। S3 प्लस 4T3, ठीक है। S3 की वैल्यू हमारे पास है 157.12 प्लस 4 इंटू T3 हमारे पास है, ठीक है। बोर्ड के ऊपर एग्जैक्ट थोड़ी ही जगह बाकी है, उसे एडजस्ट कर लेते हैं अब हम। तो 157.12 प्लस 1.25 इंटू 4 दैट इज एग्जैक्टली 5, प्लस करना है 157.12, तो 162.12, ठीक है, 162.12। तो ये हमें मिला हमारा x3 कैप। तो 1 बाय 1 जो वैल्यूज़ मिलती जा रही है, तो दिस इज़ द मेथड जिसमें हमें एस्टिमेशन करना है। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है मगर मार्क्स पूरे मिलते हैं, और एक सम कंफर्म पूछा जाता है x4 कैप यानी S4 प्लस 4T4। सो मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ ताकि एडजस्ट हो जाए, वैसे तो आ ही जाएगा। S4 यानी 161.7 प्लस
4 इंटू T4 की वैल्यू है 1.92, ठीक है। तो 161.7 प्लस 1.92 इंटू 4 करना है हमें 7.68, ठीक है। सो हमारी आखिरी वैल्यू x4 कैप वो भी हमारी आंखों के सामने रेडी है, जो कि मिल रहा है हमें 169.38, ठीक है। तो ओवरऑल अगर कोई भी सम है, ये यहाँ पे 4 इयर्स का डेटा था, मिनिमम 4 इयर्स तो देते ही हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरह से कर रहे हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा एग्जाम्पल बाय यूजिंग मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ठीक है। करने में कुछ ज़्यादा टेक्निकली टफ नहीं है, मगर आपको ध्यान यही रखना है कि वैल्यू जब भी लिख रहे हो तो थोड़ा कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। आखिरी वैल्यू जो है वो भी मैं रख देता हूँ टेबल में 169.38, ठीक है। तो काम जो है वो एक्यूरेटली एंड प्रॉपरली करना है, आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है। टैली करने के लिए एक ही मेथड है कि प्रॉपरली सम करो, ठीक है। दूसरी कोई मेथड है नहीं। आप इतना ऑब्जर्व जरूर कर सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीजिंग मोड में है, इंक्रीजिंग मोड में है और इंक्रीजिंग है, दैट इज ओके। इंक्रीजिंग, कभी कभी इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकता है, मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 ऑब्जर्वेशन है वो उसमें पहला दूसरा बढ़ा, चौथा पांचवा बढ़ा और तीसरे की वैल्यू है या दूसरे की वैल्यू है कम हो गई। तो उस वक्त थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। ज़्यादा एग्जाम्पल लेंथ वाले हो तो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। 8-9 ईयर्स का डेटा हो तो जनरली 4-5 साल में ईयर्स में या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, या तो घटती ही जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको खास ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको फीलिंग आएगी, ठीक है। तो ये हुई हमारी मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, जिससे रिलेटेड हमने एक छोटा सा सम यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। बाकी आपको सम करने का मौका ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको होमवर्क भी देने ही वाला हूँ, ठीक है। एक छोटा सा सम है, यस मुझे याद आया, 35 का बी, जिसमें 3 साल का डेटा दिया है, ठीक है। तो वो आप कर पाओगे, इसके जैसा ही है, छोटा सा ही है, मेथड नहीं बदलेगी। 35 का बी है वो आप करोगे, जिसके अंदर उन्होंने 3 ईयर्स दिए, 91, 92, 93। अगेन उसमें भी याद रखना है, पहले आपको क्या ऐड करना है, इनिशियल ईयर, ठीक है। फिर इलुस्ट्रेशन में भी हमारे पास ऐसे ऑलमोस्ट 2-3 सम्स दिए गए हैं। इलुस्ट्रेशन में वो फॉर्मूला का पार्ट थोड़ा अलग यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको मैं बाद में इलुस्ट्रेशन भी होमवर्क में दूंगा, क्योंकि अभी तो क्या है उसमें ईयर्स ज़्यादा है, 5, 6, 7 ईयर्स, तब आप जब करो तो अपने आप ही करना है हमें, हमारे फॉर्मेट के हिसाब से। उन्होंने फॉर्मूला थोड़ी एक आध जगह पे अलग यूज़ की हुई है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा हैवी काम है, मगर कॉन्सेंट्रेशन पावर रखना है। हमारे पास 3 ही मेथड है और तीनों मेथड के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और एक थियरी मिला के ऑप्शन मिल सकता है। मगर एक बार ऐसा भी हुआ था, ये मेथड का सम दोनों साइड रख दिया था, ठीक है। तो अगर आप सोचते हो ये मेथड नहीं करनी है, कंटाड़ो आवे से नहीं गणू, तो फिर उस टाइम आप फंस सकते हो, ठीक है। तो रेडी सब कुछ करना है। ऑप्शन के बारे में फाइनल एग्जाम में सोचना है, पेपर हाथ में आए तब, कि ये ऊपर का बेटर लग रहा है मुझे या नीचे का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। खाली एक सम करना है, मेथड को समझो, जब ये सम आप लिख रहे हो तब भी खुद ट्राई करो गिनने का और एक कैलकुलेशन को, तो प्रैक्टिस होगी। इसमें आपको टाइम बचाना होगा, और वो कब हो पाएगा, प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखने वाले आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.